नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये 32 पार्ट्स है। और इससे पहले पार्ट जिन भाइयों नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। जब अग्निशमक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए कौन सा अम्ल किसमें मिल जाता है? कौन सा अम्ल किसमें मिल जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। डी कार्बनिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट। तो आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय है। आपका समय अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में मिल जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में ये दोनों मिल जाता है। अग्निशमक की नोब को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में मिल जाता है। और CO2 का प्रयोग आग को बुझाने में किया जाता है, ये तो आप जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जहां सेंट जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी है? ऑप्शन ए बॉम जीसस का बसिलिका। बी हमारी माउंट लेडी। सी यीशु का पवित्र हृदय। डी सेंट मैरी बसिलिका। करेक्ट आंसर है बॉम जीसस का बसिलिका। गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम जो है बॉम जीसस का बसिलिका, जहां सेंट जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी है। और पुर्तगाली ने जो है गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर से जीत लिया था। गोवा को पुर्तगाली ने अपना मुख्यालय बनाया और पुर्तगाली भारत में आने वाली प्रथम यूरोपियन व्यापारी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। स्वैप WAP स्वैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करता है, इसे किसने लॉन्च किया था? सैटेलाइट स्वैप सैटेलाइट जो पृथ्वी मिट्टी में नमी को मापने और निरीक्षण का कार्य करता है, इसे किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए नासा ने। बी इसरो ने। सी CNES सिनेस ने। डी UK स्पेस एजेंसी ने। करेक्ट आंसर है इसको नासा ने लॉन्च किया था। नासा अमेरिका की ये लॉन्चिंग कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? नाट्यशास्त्र एक पुस्तक है, ये भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए श्री वेद व्यास के द्वारा। बी श्री तुलसीदास के द्वारा। सी भरत मुनि। डी कश्यप मुनि। करेक्ट आंसर है भरत मुनि के द्वारा। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, भरत मुनि के द्वारा ये लिखी गई थी। और यह भारत नाट्यशास्त्र भारत का प्रथम नाटक विधा पर सैद्धांतिक है। और श्री वेद व्यास महाभारत के रचनाकार हैं, ये तो आप जानते होंगे। श्री तुलसीदास ने रामचरितमानस की पुस्तक अवधी भाषा में लिखी है ये। और भास को भारत का प्रथम नाट्यकार माना जाता है। कालिदास सबसे बड़े नाटककार माने जाते हैं। और जयशंकर प्रसाद जो है आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार हैं। राकेश मोहन 1950 के दशक के सबसे बड़े नाटककार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प चुनें। कौन से इनमें से वेक्टर दिए हुए हैं, कौन से वेक्टर वहन करते हैं? एक तो मलेरिया है, दूसरा फाइलेरिया है और तीसरा है डेंगू है। करेक्ट आंसर है सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है, केवल 1 और 2, यानी मलेरिया और फाइलेरिया के वेक्टर वहन करते हैं ये। और डेंगू ज्वर मादा एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है।
भारत में डेंगू का पहला मामला जो है 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में डेंगू का पहला मामला 1963 ईस्वी में कलकत्ता में पाया गया था। और डेंगू मच्छर जो है स्वच्छ जल में उत्पन्न होता है। ये मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। फाइलेरिया का संचारण क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। और फाइलेरिया को हाथी पाँव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था? ऑप्शन ए प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने, बी जेम्स लोक ने, और सी डॉक्टर जो फरमान ने, और डी डॉक्टर F शेरवुड रोलैंड ने। करेक्ट आंसर है प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने इसको विकसित किया था। प्रोफेसर GMB डॉब्सन ने इसको विकसित किया था। और ओजोन O3 जो है ऑक्सीजन के 3 अणु से बनते हैं। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु से बना है और O3 है इसका सूत्र, O3। और ओजोन गैस जो है पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। अगर ओजोन गैस ना हो तो जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो भारी विनाश का कारण बनेंगी पृथ्वी पर। पराबैंगनी रे से चर्म कैंसर रोग भी हो सकता है। ओजोन परत को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। और अंटार्कटिका में ओजोन परत का छिद्र सबसे अधिक है, अन्य स्थानों पर भी पतला हुआ है। CFC गैस ओजोन का सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। CFC गैस जो है ओजोन को सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? स्पष्ट रूप से जो दिखाई देता है किस मौसम में अंटार्कटिका में दिखाई देता है? ये ऑप्शन ए सर्दी में, बी बसंत में, सी भीषण गर्मी में, और डी पतझड़ में। करेक्ट आंसर है भीषण गर्मी में सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए प्लॉटर, बी मैग्नेटिक टेप, सी HDD, और डी मैग्नेटिक सस्पेंशन। करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक सस्पेंशन जो है ये सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। बाकी प्लॉटर, मैग्नेटिक टैप और HDD ये सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विलियम कंपनी, सी जॉन कंपनी, सी लॉर्ड कंपनी, डी लॉरेंस कंपनी। करेक्ट आंसर है जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। और उस समय महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। और प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए दिया गया था ये एकाधिकार पूर्वी व्यापार का एकाधिकार दिया गया था कंपनी को 15 वर्षों के लिए। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। और कैप्टन हॉकिंस राजा जॉर्ज पंचम का व्यापारिक दूत बनकर अप्रैल 1609 में आगरा दरबार आया था। और उस समय जहांगीर का दरबार था। जहांगीर उस समय सम्राट था और जहांगीर ने अपना मित्र बना लिया था उसे। जहांगीर ने 400 का मनसब दिया उसे और खान की उपाधि भी दी। हॉकिंस को इंग्लिश खान भी कहा जाता है। हॉकिंस को जो कहा जाता है इंग्लिश खान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी भगत सिंह, सी सुखदेव, डी नाना साहब। करेक्ट आंसर है नाना साहब जो थे ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे। नाना साहब जो तो थे क्रांतिकारी थे कानपुर से 1857 की क्रांति के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था?
अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1958 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1969 में। करेक्ट आंसर है 1958 में पारित हुआ था। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट जो है 1958 ईस्वी में पारित हुआ था। और हाइड एक्ट जो है 1953 में स्थापित हुआ था। हाइड एक्ट 1953 में स्थापित हुआ था। हाइड एक्ट को 123 एक्ट भी कहते हैं। हाइड एक्ट को 123 एक्ट भी कहते हैं। 123 एक्ट परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक्ट है, यानी हाइड एक्ट या 123 एक्ट जो है परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक्ट है। और PL 380 लॉ का संबंध, PL 380 लॉ का संबंध जो है, PL 380 लॉ का संबंध जो है खाद्यान्न विदेशों को देने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए N श्रीनिवासन, बी शशांक मनोहर, सी अनुराग ठाकुर, डी सुनील गावस्कर। करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसमें आंसर जो है करेक्ट नहीं दे रखा है। इस समय BCCI के अध्यक्ष जो हैं वो हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली हैं, भारतीय टीम के कप्तान भी रह चुके हैं और अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। वो सौरभ गांगुली हैं इस समय, दादा उनको कहते हैं। और जो सचिव हैं इस समय वो हैं अमित चौधरी। अमित चौधरी सचिव हैं BCCI के इस समय। अमित चौधरी सचिव हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक चीज़ और बता दें आपको कि BCCI जो है क्रिकेट क्षेत्र की भारत की सर्वोच्च संस्थान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है किसको हवा में प्रसार करके, इसका हवा में प्रसार करके पता लगाया जा सकता है रसोई गैस के रिसाव का। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी इथाइल मैकार्पटन, डी मिथाइल मैकार्पटन। करेक्ट आंसर है इथाइल मैकार्पटन का। इथाइल मैकार्पटन का जो है हवा में प्रसार करके पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की गति का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल होती है। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल होती है। सी पार्ट है ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, और डी पार्ट है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है सी पार्ट है ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। और ध्वनि का प्रभाव जो है निर्वात पर पड़ता है। ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस में होती है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में भी प्रभावित नहीं होती है। और ध्वनि की चाल हवा में 332 मीटर पर सेकंड होती है। हवा में जो होती है ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में 332 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। 2012 में DRDO में विशाखापट्टनम में पानी के भीतर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पानी के भीतर प्रक्षेपण प्रणाली वाला 5वां देश बन गया था। भारत जो है 5वां देश बन गया था ये। तो उस मिसाइल का नाम क्या था? पानी के भीतर प्रक्षेपण करके 5वां देश बन गया था, तो उस मिसाइल का नाम क्या था? ऑप्शन ए K-15, ऑप्शन बी ऑप्शन द्वारा से देखिए, ऑप्शन ए K-15, बी AV, सी विराट और डी संकुल। करेक्ट आंसर है ए पार्ट करेक्ट आंसर है K-15। K-15 जो है DRDO द्वारा
ये मिसाइल है जिसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था DRDO द्वारा पानी के भीतर। तो ऐसा करने के बाद भारत देश जो है 5वां देश बन गया था। और DRDO भारत का रक्षा उपकरण का मुख्य केंद्र है। DRDO ने अनेक उपकरण का निर्माण कर देश की रक्षा शक्ति में काफ़ी बढ़ा दिया है, देश की रक्षा शक्ति को काफ़ी बढ़ा दिया है। और DRDO का प्रमुख और महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए भारतीय संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन बी चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन सी भारतीय नाटक में अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए। डी भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। करेक्ट आंसर है चित्रकला, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। और ललित कला अकादमी जो है नई दिल्ली में है। ललित कला अकादमी सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करता है और अवार्ड भी प्रोत्साहित स्वरूप देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है? इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल क्या है? ऑप्शन ए टेलीफोनी, बी इंटरनेट टेलीफोनी, सी चैटिंग, डी ई कॉलिंग। करेक्ट आंसर है इंटरनेट टेलीफोनी है। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल जो है इंटरनेट टेलीफोनी है। और इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। और इंटरनेट द्वारा विश्व की किसी प्रकार की जानकारी बहुत सरल और सुलभ हो गई है। इंटरनेट टेलीफोन कम कीमत पर अधिक बात करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? नील बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। और ऑप्शन बी समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। ऑप्शन सी वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लंथानाइड श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन डी यह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है। करेक्ट आंसर है वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लंथानाइड श्रृंखला कहा जाता है। ये सही नहीं है, बाकी ये सभी सत्य हैं। हर आवर्त के अंतिम में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं। और समूह 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है, ये सही है। और वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड श्रृंखला कहा जाता है। यानी सी पार्ट सही नहीं है, बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आपको बता दें कि आवर्त सारणी जो है भोंसले ने बनाया था। आधुनिक आवर्त सारणी भोंसले ने बनाई थी। और आवर्त सारणी सर्वप्रथम मैडडीप ने तैयार की थी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो है भोंसले ने बनाई है। भोंसले के अनुसार सारणी के प्रथम सदस्य क्षार धातु और अंतिम सदस्य कोई अक्रिय गैस है। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन है जो अपवाद है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है और 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सच नहीं है? सच नहीं है इनमें से कौन सा? ऑप्शन ए नीति बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। बी ये समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। सी ऑप्शन सी ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानून तौर पर परिवर्तनीय नहीं है। ऑप्शन डी ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। करेक्ट आंसर है डी पार्ट।
करेक्ट आंसर है। ये अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये डी पार्ट जो है ये सच नहीं है, बाकी ये सभी सच हैं, ये तीनों सच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर और एक चीज़ और बता दें कि ये राज्यों को विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं और अनुच्छेद 44 में समान आचार संहिता से है। अनुच्छेद 44 एक ऐसा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा बार बार कहने पर भी राज्य लागू नहीं किया गया है, राज्य लागू नहीं करता है। केवल गोवा एक राज्य है जो लागू कर चुका है। अनुच्छेद 45 से 45 में 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गलनांक, बी हिमांक बिंदु, सी क्वथनांक, डी ऊर्ध्वपातन बिंदु। करेक्ट आंसर है हिमांक बिंदु उसे कहा जाता है। और किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहलाता है। और प्राय पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है। जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक -0 डिग्री सेल्सियस है। अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होगा। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत कौन से 3 रेलवे आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? 3 रेलवे आते हैं और कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता ये बताना है। ऑप्शन ए दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, बी नीलगिरी माउंटेन रेलवे, सी कश्मीर रेलवे, डी कालका शिमला रेलवे। करेक्ट आंसर है कश्मीर रेलवे। कश्मीर रेलवे इसके अंतर्गत नहीं आता है और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटबेटन रेलवे और कालका शिमला रेलवे ये तीनों आते हैं और ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है। नेक्स्ट, और एक चीज़ और बता दें कि यूनेस्को विश्व विरासत सूची तैयार करता है जो महत्वपूर्ण स्थलों की संरक्षण और विकास का कार्य करता है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में है और यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। कौन था ऐसा अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था? ऑप्शन ए डेविड गगारिन, बी यूरी गगारिन, सी यूरी मलेनचेंको, डी डेविड मलेनचेंको। करेक्ट आंसर है यूरी गगारिन था, रूस का था ये, जो पहला अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। फल चमगादड़ किस रोग के रोगाणुओं के प्रति प्राकृतिक पोषक है? फल चमगादड़ जो होते हैं किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक होते हैं? ऑप्शन ए डेंगू के, ऑप्शन बी फाइलेरिया के, ऑप्शन सी इबोला बुखार के, ऑप्शन डी चिकुनगुनिया के। करेक्ट आंसर है इबोला बुखार के पोषक है। चमगादड़ जो है इबोला बुखार रोग के प्राकृतिक पोषक हैं। चमगादड़ सबसे ज़्यादा स्तनधारी प्राणी है, सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है चमगादड़। चमगादड़ की सुनने की क्षमता जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वह कंपन से आभास कर लेता है और इबोला वायरस जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NSDLE गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है? शिक्षा ऋण पाने के लिए पोर्टल का नाम बताना है। ऑप्शन ए www.educationloan.com इन ऑप्शन बी www.education for all com इन,
और सी www है vidyaloan.com इन। और ऑप्शन डी www यानी vidyalakshmi.com इन। करेक्ट आंसर है डी पार्ट, करेक्ट आंसर है www.vidyalakshmi.com इन है ये। शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए ये पोर्टल का नाम है। और शिक्षा ऋण कम ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है, कुछ मात्रा में अनुदान भी देता है। बैंकों की ओर से ऋण देने में काफ़ी परेशान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? ऑप्शन ए रजिस्टर, बी कैश मेमोरी, सी मैन मेमोरी, डी फ्लैश मेमोरी। करेक्ट आंसर है ए रजिस्टर। रजिस्टर जो है वो सबसे तेज मेमोरी है और मेमोरी की गुणा जो है जीबी में की जाती है। स्मरण शक्ति जीबी की संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। हीमोफीलिया रोग किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया रोग किसका एक उदाहरण है? कमी के कारण रोग, आनुवांशिक रोग, सी संक्रामक रोग, डी व्यवसाय संबंधी रोग। करेक्ट आंसर है आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया रोग जो आनुवंशिक रोग होता है और हीमोफीलिया रोगी को चोट लगने पर आधा घंटे से 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। वह मुख्यतः पुरुषों में होता है और महिलाओं में हीमोफीलिया तब होता है जब दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयराम नरेश, बी APJ अब्दुल कलाम, सी सलमान रुश्दी, डी नटवर सिंह। करेक्ट आंसर है जयराम नरेश हैं। पुस्तक टू द ब्रिक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक जयराम नरेश हैं। और जयराम नरेश UPA सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा ग्रामीण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जयराम नरेश जो हैं स्पष्टवादी, कर्मठ और ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होगा? यदि लिफ्ट ऊपर की ओर तेजी से चलना शुरू कर देती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, बी पैमाना वजन कम दिखाएगा, सी पैमाना शून्य वजन दिखाएगा और डी पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि है वास्तविक वजन दिखाएगा। करेक्ट आंसर है पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। यदि लिफ्ट के अंदर पैमाने वजन पर खड़ा है कोई व्यक्ति तो यदि लिफ्ट ऊपर चलना शुरू कर देती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाता है। और जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो पिंड का भार घटता हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ती है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट पर एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि लिफ्ट नीचे आते समय टूट जाए तो उस समय अव्यवस्थित पिंड भार की प्रतीत होती है, यानी कोई भारहीनता होती है, यानी कोई भी भार महसूस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। शब्द डॉग पैडल स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हुए हैं? शब्द डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हैं? ऑप्शन ए तैराकी के साथ, बी हॉकी के साथ, सी रग्बी के साथ, डी कराटे के साथ। करेक्ट आंसर है तैराकी के साथ जुड़े हुए हैं ये शब्द। डॉग पैडल, स्नॉर्कलिंग, ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक जो है तैराकी के साथ जुड़े हुए हैं। फ्रंट कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्रीरस्ट, बटरफ्लाई, जैन, बैक स्ट्रोक आदि तैराकी की शब्दावली हैं। और द फेडरेशन इंटरनेशनल द नेशन एमेच्योर प्रतियोगिता का संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई थी? ऑप्शन ए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, बी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी परमाणु ऊर्जा का विभाग।
करेक्ट आंसर है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। जिस समय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी उस समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता हाथ आई थी। और PIL का केंद्र जो है अहमदाबाद में है। PRL का केंद्र अहमदाबाद में है। और 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया था। भारत क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग करने वाला विश्व का छठा देश है। और परमाणु क्षेत्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रावे मुंबई में महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी गुरुत्वाकर्षण, डी हाइड्रोलिसिस। करेक्ट आंसर है गुरुत्वाकर्षण जो है इनमें से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। और अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। भौतिक क्रिया जो है, गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक की प्रकृति क्रिया है। भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया का पुनः चक्रण होता है, वह पूर्ण अपने मूल रूप से लौट सकता है जैसे बर्फ। रासायनिक क्रिया का पुनः चक्रण नहीं होता है, यानी दोबारा से नहीं आती है, पुनः अपने मूल रूप में नहीं आ सकती है, जैसे कागज का जलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आपने अदालत में देखा होगा आईपीसी के तहत। तो आईपीसी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान कोड, बी इंडियन पब्लिक कोड, सी भारतीय पैनल कोड, डी भारतीय डाक कोड। करेक्ट आंसर है भारतीय पैनल कोड है ये। आईसीसी का पूरा नाम भारतीय पैनल कोड है। और इंडियन पैनल कोड प्रणाली 1859 ईस्वी में लागू हुई थी। भारतीय पैनल कोड प्रणाली जो है 1859 ईस्वी में लागू हुई थी। और आईपीसी कोड प्रणाली लॉर्ड कैनिंग ने लागू की थी। आईपीसी कोड प्रणाली जो है इंडियन पैनल कोड प्रणाली, ये लॉर्ड कैनिंग ने लागू की थी। और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय दंड संहिता दोनों के सहयोग से दंड विधान का संचालन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। लोहे की जंग क्या होती है? लोहे की जंग क्या होती है? ऑप्शन ए भौतिक प्रक्रिया, बी रासायनिक प्रक्रिया, सी प्रतिवर्ती प्रक्रिया, डी मिश्रण। करेक्ट आंसर है रासायनिक प्रक्रिया होती है। लोहे की जंग जो है रासायनिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, बी वंदे मातरम, सी जय जवान जय किसान, डी जय हिंद। करेक्ट आंसर है सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। और ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और 108 उपनिषद हैं। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और इसकी रचना 1882 ईस्वी में हुई थी। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत हमारे देश का। और जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान में जय विज्ञान शब्द अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ दिया था। और जय हिंद का नारा जो है नेताजी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। प्रांतीय चुनाव कब ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? प्रांतीय चुनाव कब ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? ऑप्शन ए 1925 से 26 में, ऑप्शन बी 1930 से 31 में, ऑप्शन सी 1936 से 37 में, ऑप्शन डी 1939 से 40 में। करेक्ट आंसर है 1936-37 में प्रांतीय चुनाव ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे। और भारत शासन एक्ट 1935 के अधीन 1937 में चुनाव हुए थे। और 11 प्रांत में चुनाव हुए थे। 7 में से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। और मुस्लिम लीग की स्थिति खराब रही। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। और 1935 एक्ट द्वारा राज्यों में द्वैध शासन हटा लिया गया था 1935 एक्ट के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में क्या शामिल नहीं है? मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिरोधक, बी कैपेसिटिव, सी ध्वनि संप्रेषण, डी प्रकाश संप्रेषण।
करेक्ट आंसर है ध्वनि संप्रेषण जो है मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार में शामिल नहीं है, ध्वनि संप्रेषण। और मोबाइल फ़ोन समाज के जितना जल्दी और कम खर्च में पहुंच बनाता है उतना कोई विज्ञान के नवीनतम प्रौद्योगिकी नहीं बनाती है। और ध्वनि संप्रेषण द्वारा दो व्यक्ति के बीच संवाद का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। कौन सा एक जीवाणु संबंधी रोग है? कौन सा एक जीवाणु संबंधी रोग है? ऑप्शन ए मायोओकार्डियल अतिक्रमण, बी उपदंश, और सी पोलियो, डी दाद। करेक्ट आंसर है उपदंश जो है जीवाणु संबंधी रोग है, उपदंश। और सिफिलिस शीशन अंग को प्रभावित करता है। शीशन अंग को जो है सिफिलिस यानी उपदंश कोई कहते हैं इंग्लिश में, ये शीशन अंग को प्रभावित करता है। यह रोग ट्रैपोनमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। और दाद जो है टीनिया कोप्टिस नामक कवक से होता है। पोलियो जो है पोली मिलाइटस वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। ऐसा कौन था यात्री अंतरिक्ष का जिसने 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे और पृथ्वी पर सुरक्षित लौट गया था? ऑप्शन ए जोसेफ ए वॉकर, ऑप्शन बी स्कॉट जोसेफ कैली, ऑप्शन सी विलियम एच दाना, ऑप्शन डी विलियम जे नाइट। करेक्ट आंसर है स्कॉट जोसेफ कैली थे, जिन्होंने 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे और पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए थे। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री जो थे यूरी गागरिन थे। रूस के प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा हैं। और भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स नासा के द्वारा भेजे गए पहले महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। 1 फरवरी 2003 ईस्वी को कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुई थी और इस यान में कुल 7 लोग सवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में कब स्थापित किया था? ऑप्शन ए 1600 से 1612 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1641 से 1645 ईस्वी तक, और सी 1701 से 1710 ईस्वी में, और डी 1721 से 1728 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है 1600 से 1612 ईस्वी में एक कंपनी ने खुद को भारत में दौरान स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। बौद्ध संरचना धामे के स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना धामे के स्तूप कहाँ पर है? ऑप्शन ए सारनाथ में, बी सांची में, सी कोणार्क में, डी महाबलीपुरम में। करेक्ट आंसर है सारनाथ में है। बौद्ध संरचना सांची वो धामे के स्तूप जो है वो सांची में है। ये सांची में है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, सांची में है धामे के स्तूप। और सांची का स्तूप जो है भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए हैं बौद्ध साहित्य के अनुसार। और सारनाथ में प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने दिए थे। कोणार्क में सूर्य मंदिर है और महाबलीपुरम में रथ मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय रेलवे द्वारा एक परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैक्यूम टॉयलेट में अपने निर्वहन का निपटान करता है? कौन अपने निर्वहन का निपटान करता है? ऑप्शन ए बायो शौचालय सीधे, और ऑप्शन बी बायो डाइजेस्टर टैंक, सी कोच के नीचे सेप्टिक टैंक, और डी अंतिम निर्वहन के लिए फ्लैश टैंक। करेक्ट आंसर है बायो डाइजेस्टर टैंक जो है ये भारतीय रेलवे द्वारा परीक्षण के आधार पर पेश किए जाने वाले हाइब्रिड वैल्यूम टॉयलेट को अपने निर्वहन के निपटान के लिए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। सारावथी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? सारावथी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी केरल में।
करेक्ट आंसर है बी पार्ट कर्नाटक में है। ये सारावती है, सारावती पनबिजली परियोजना जो है ये कर्नाटक में है। और सारावती नदी पर जोग जलप्रपात है। जोग जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और शिव समुद्रम जल बिजली भारत की प्रथम जल बिजली प्रोजेक्ट है और 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। और शिव समुद्रम जल बिजली प्रोजेक्ट जो है कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए जानवर और पक्षियों से, बी मनुष्य द्वारा, सी हवा और पानी से, डी पौधों से। करेक्ट आंसर है हवा और पानी से किया जाता है। और हटीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा या पानी के द्वारा किया जाता है। कार्बनिक प्रदूषकों का बहाव जो है हवा या पानी द्वारा होता है। कार्बनिक प्रदूषणों में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। कार्बनिक प्रदूषकों में जीवाश्म की मात्रा जो अधिक होती है। जल एवं वायु प्रदूषण अवशिष्ट पदार्थों के कारण अधिक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं? मूलभूत अधिकार जो है कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में शामिल है? ऑप्शन ए 1 से 10 में है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35 में है, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 में है, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 112 से 135 में है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 में मूलभूत अधिकारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए पीला, बी हरा, सी नीला, डी लाल। करेक्ट आंसर है हरा होता है। सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग जो है हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। PCB का पूरा नाम क्या है? PCB का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, बी पंजाब कमर्शियल बैंक, सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, डी पब्लिक कैरियर ब्यूरो। करेक्ट आंसर है सी पार्ट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है इसका पूरा नाम। PCB का पूरा नाम जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। और IGMDP का पूरा नाम जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। लिखे देता हूँ मैं, IGMDP इसका नाम जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और CSIR इसका जो है पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। और GTO का पूरा नाम है जियो स्टेशनरी ट्रांसफॉर्बिट है इसका पूरा नाम। और HTPB इसका पूरा नाम जो है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है इसका पूरा नाम। तो ये कई नाम बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? जो रोग फैलाते हैं उन कीड़ों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसमीटर, बी वेक्टर, सी ट्रांसपोर्टर, डी लिफ्ट। करेक्ट आंसर है वेक्टर कहा जाता है उन्हें। रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को वेक्टर कहा जाता है। और कुछ कीड़े जो है हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। बायो तकनीकी द्वारा रोगों का निदान किया जाता है। बायोडीजल का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा नवविकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजल के संबंध में सच है? नवविकसित है हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजल के बारे में सच कौन सा है इसमें से बताना है। ऑप्शन ए सिलिका से बना हुआ है ये, बी बेकार कागज से बना हुआ है, सी गैर जैव निम्नीकरणीय है,
या डी उच्च तापीय चालकता होती है इसकी? करेक्ट आंसर है यह बेकार कागज से बना हुआ है। नवविकसित हरे गैस विषैले सेलुलोज एरोजल जो है ये बेकार कागज से बना हुआ है। और यूकेरियोटिक सेलुलोज की बनी होती है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं स्टार्च एवं सेलुलोज। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण जो है लहा है, लहा। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण लहा है, लहा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कंडक्टिव, बी रिफ्रैक्टिव, डी रेडिएटिव, डी कन्वेक्टिव। करेक्ट आंसर है रिफ्रैक्टिव। रेफ्रैक्टिव जो है गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है, बाकी ये कंडक्टिव, रेडिएटिव और कन्वेक्टिव जो है ये गर्मी के प्रभाव से संबंधित हैं। और प्रत्येक जीव में ऊष्मा होती है। जब हम कपड़ा पहनते हैं तो ऊष्मा की कुछ मात्रा हमारे कपड़े अवशोषण कर लेते हैं। इस कारण हमें जाड़ों में शरीर के अंदर जो है गर्मी महसूस होती है। और पृथ्वी विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त करता है। जब ऊष्मा पृथ्वी छोड़ता है तो गर्मी महसूस होती है। जब पृथ्वी ऊष्मा छोड़ता है तो गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए ताजुद्दीन अहमद, बी शेख मुजीबुर रहमान, सी मोहम्मद मंसूर अली, डी खालिदा जिया। करेक्ट आंसर है शेख मुजीबुर रहमान बने थे। 1971 में जब बांग्लादेश नया देश बना था उस समय प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बने थे। और पूरी पाकिस्तान को वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं। ये भारत ने जीता था और बांग्लादेश बना था। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच युद्ध हुआ था और आज़ाद हुआ था ये। 16 दिसंबर बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस है। इस देश के निर्माण में भारत के इंदिरा गांधी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। उस समय रक्षा मंत्री जगजीवन राम थे। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।